सभी लोग, आप सभी का एग्जामपुर एक परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। कल की बातों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने एसिड की बेसिकली प्रॉपर्टी देखी थी कि एसिड क्या होता है, एसिड की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और एसिड को मेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट हमारा ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, या जिसे हम सिंथेटिक एसिड या जिसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड के चलिए, अब आवाज आ गई होगी बच्चे, अब सभी के पास आवाज आ गई होगी। बैटरीज इशूज था, बैटरीज डेड, हाँ बिल्कुल बैटरी इशूज था, कोई बात नहीं, वो इशूज रिजॉल्व हो गई है। चलिए अब क्लियर है बच्चे, अब वॉइस क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार सभी लोग मैसेज कर दो क्लियर है तो आवाज। चलिए बच्ची, आवाज आ गई तो सबसे पहली मैंने केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को लिख के दिखाई है एसिड की। जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ कंबाइन होकर के सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब यदि मैंने कहा ये H2SO4 होता, यदि ये जो सोडियम है, यदि जो आपको यहाँ सोडियम दिखाई दे रहा है, सोडियम की जगह मैग्नीशियम भी हो सकता था, मिस कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया सोडियम, तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा सोडियम सल्फेट और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे एसिड किसी मेटल के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। कौन सी गैस को रिलीज करेंगे बच्चे? हाइड्रोजन गैस को, ये याद रखेंगे सभी लोग। अब मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात बताता हूँ आप लोगों को कि एक दो ऐसे एसिड हैं, जैसे एसिड की बात करें तो यहां मैं समझा देता हूं आप लोगों को। एसिड जो हैं, अम्ल जो हैं, इनको मैं दो टाइप से यहां डिवाइड कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। एक को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड, और दूसरे को बोलते हैं डाइल्यूटेड। सांद्र अम्ल और दूसरा होगा तनुकृत या तनु अम्ल। तो ये दो टाइप के एसिड हो गए, एक कंसंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा 90% हो और वाटर की मात्रा जो हो वो 10% हो, वाटर की मात्रा 10%। बट यदि मैं डाइल्यूटेड की बात करूं तो डाइल्यूटेड में एसिड की मात्रा अप्रोक्सीमेट 10% मानी जाती है और वाटर की मात्रा जो होगी, वाटर की मात्रा 90% होगी। अब आप लोग मुझे आइडिया लगा करके बताओ, इन दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट होगा, कौन सा एसिड ज़्यादा खतरनाक होगा? वो कौन सा एसिड होगा जो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूटेड एसिड? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सुगार्स जी, बिल्कुल सुगार जी, कोस्ट गार्ड के लिए भी है। बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री, जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस के रूप में केमिस्ट्री है,
तो उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी हमारे जनरल कंपटीशन होते हैं, सभी सामान्य कंपटीशन में यदि केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा जाता है। ठीक है, केवल एयरफोर्स के एक्स ग्रुप को छोड़ करके जितने भी लगभग, चाहे आप नेवी की बात करो, कोस्ट गार्ड की बात करो, एनडीए की बात करो, ठीक है, इसके अलावा एसएससी या जितने भी हमारे एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहां तक यदि किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, फिर हम आगे दूसरी प्रॉपर्टी पर चलेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो कंसंट्रेटेड एसिड आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू डाइल्यूटेड एसिड। देखो, डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिक्स करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एल्कोहल, डायरेक्ट एल्कोहल को, निट एल्कोहल को पीते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही कड़वा होता है। तो उस एल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर हम या तो वाटर मिक्स करते हैं या सोडा मिक्स करते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ ऑल वाटर ही मिक्स किया जाता है, जो आप लोग देखते हो। तो वाटर को यदि हम एल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं तो एल्कोहल को वो डाइल्यूट बना रहा है। एल्कोहल को डाइल्यूट बना रहा है मतलब एल्कोहल का कंसंट्रेशन धीरे धीरे उसमें कम हो रहा है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। यदि ये 10th क्लास, तो मैंने आपको बताया कि 10th क्लास तक का सिलेबस, जो आपका 70% सिलेबस है वो 9th और 10th क्लास का ही है, और जो 30% सिलेबस है बच्चे वो आपके अबव क्लास का है, 11th और 12th क्लास का। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहां तक मैं समझ रहा हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा दे रहा हूं, नोट डाइल्यूट H2SO4 एंड HCl, डाइल्यूट H2SO4 एंड HCl। जो डाइल्यूट H2SO4 और HCl होते हैं, ये याद रखेंगे सभी लोग, सिल्वर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब सिल्वर के अलावा एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बच्चे लेड यानी सीसा, जिसका नाम है लेड यानी सीसा। ठीक है, जिसका नाम है लेड यानी सीसा। तो इसको मैं मिटा करके यहीं लिख दे रहा हूं, Pb एवं लेड। तो इस बात को सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो याद रखेंगे लेड और सिल्वर, Ag, लेड यानी सिल्वर और लेड जो है ये एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूटेड H2SO4 और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी पर, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन carbonate react with acid, form salt, water and CO2 गैस। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, धातु कार्बोनेट
एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण, जल तथा CO2 गैस देते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है बच्चे। ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। सभी लोग इसके केमिकल रिएक्शन को नोट भी करेंगे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया CO2 मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही भाई, CO2 मुक्त करते हैं Pt के साथ, प्लेटिनम के साथ। डाइल्यूट H2O HCl डू नॉट परफॉर्म एनी रिएक्शन विद सिल्वर, बिल्कुल सही बच्चे। लक्षित जी बिल्कुल सही आपने बताया। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने किसी एसिड को रिएक्ट करा दिया, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन करा दी इससे, तो उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होगा बच्चे? देखना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिक्स होता है तो हमेशा एक ही सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। प्लस में इसके साथ वाटर रिलीज होगा और इसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। लेकिन यदि इसकी जगह पर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यदि वही एसिड है हमारे पास, तो उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, सारे के सारे मटेरियल सेम होते जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, मेटल कार्बोनेट के साथ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हो तो प्रोडक्ट में हमें सोडियम क्लोराइड H2O एंड CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये जो CO2 गैस होती है, ये याद रखना, इसको आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आग बुझाने वाली गैस बोलते हैं अग्निशामक गैस, आग बुझाने वाली गैस। इसका मतलब एक बात याद रखेंगे कि आग बुझाने वाली गैस के उत्पादन में इस केमिकल रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाली गैस के उत्पादन में इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो बेकिंग सोडा को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब उत्पाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बट यदि किसी को हल्का सा भी डाउट है बच्चे, तो साथ ही साथ पूछते चलना, आपको ये पता चलते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी में कि जब मेटल, जब कोई एसिड यदि किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें उत्पाद में सॉल्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट प्राप्त होगा और प्लस में इसके साथ H2O। और ये केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ आपको एक चीज का अंदाजा और एक चीज का पता चलने वाला है। क्या पता चलने वाला है उसको देखते हैं भाई। तो मान लो कि मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, प्लस में मेटल ऑक्साइड ले लिया Na2O। ठीक है, ये हो गया एसिड अम्ल और ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड Na2O। जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है बच्चे, तो इसके रिएक्ट होने के बाद सबसे पहले तो ये सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट। और NaCl ये सॉल्ट बन जाएगा और प्लस में ये H2O रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? H2O। अब एक बात याद रखना,
ये हमारा यदि सोल्ट है, ये हमारा लवण है, ये सोल्ट है, ये लवण है, और ये वाटर है, यानी ये जल है। तो एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, एक बात आपको याद रखना है। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, और ये है हमारा एक टाइप का एसिड, यानी ये है हमारा अम्ल, ये है हमारा अम्ल। और यदि ये अम्ल है तो याद रखना बच्चे, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं क्षार। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग। सर सेकंड इक्वेशन में ना के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लीज बता दीजिए। सर सेकंड इक्वेशन में ना के Na के बाद, सेकंड इक्वेशन में Na के बाद क्या लिखा है बच्चे? Na के बाद Cl है, ये यहां है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ये H है बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी किसी मेटल के ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके उत्पाद में जो हमें प्राप्त होगा वो याद रखना सभी लोगों को, सॉल्ट और प्लस में वाटर। अब एक बात याद रखना आप सभी लोगों को, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नॉट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। धातु ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो याद रखेंगे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। यू मीन बिल्कुल बच्चे, कल केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, कौन कह रहा है कि कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी? ठीक है, और किसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे? मैं भी सामने यहां देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, चलिए अब बढ़ जाते हैं बिल्कुल आगे अगले पॉइंट की तरफ। अनूप जी बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही इक्वेशन लिखी है आपने। हाँ, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। जैसे HCl, अब इधर हो गया हमारा H2 है इधर, और H हमारा 1 है, तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन 2 हो गया तो क्लोरीन यहां पर कितने हो गए? 2, तो यहां पर आपको लगाने पड़ेंगे 2। अब ये बैलेंस हो गया। हाँ, बैलेंस कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हो। और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और शायद आपके ग्रुप में डाला भी था। बहुत से बच्चों ने उसे देखा, बट बहुत से बच्चों ने उसे नहीं देखा। तो बच्चे यदि सीखना है आपको तो आप उसको देख लेना, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। हाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस, या हाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है सर, क्लास रुक रही है, क्लास रुक गई है बच्चे? नहीं, क्लास तो चल रही है बच्चे। कौन कह रहा है कि क्लास रुक गई है? क्लास चल रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगली और एक लास्ट की प्रॉपर्टी है,
अगली और एक लास्ट की प्रॉपर्टी है, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाते हैं तब हमें उत्पाद में जो प्राप्त होगा बच्चे वो एक प्रकार का सॉल्ट प्राप्त होगा और इसके साथ हमें प्राप्त होगा क्या, H2O वाटर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मैंने फिर एक एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH। अब याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल है। ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। अब चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो या स्ट्रॉन्ग बेस लो, वो दोनों आपके स्किन को जला सकते हैं। ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तब याद रखना इधर NaCl बनेगा और प्लस में इधर H2O मिलेगा। अब इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, इसे हम बोलेंगे लवण और इसको बोलते हैं वाटर। बट ये एक स्पेसिफिक टाइप का वाटर होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल। ठीक है, इसको डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल बोला जाता है, ऐसा जल जिनमें कोई आयंस नहीं होते। तो एक बात मैं बता रहा हूं, उसको सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे बच्चे, कि मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी एसिड को, जब किसी अम्ल को किसी बेस के साथ, किसी क्षार के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है तो उसके प्रोडक्ट में ना तो वो एसिडिक नेचर का रह जाता है और ना ही वो बेसिक नेचर का रह जाता है। मतलब एसिड की भी पूरी प्रॉपर्टी लूज हो गई और बेस की भी पूरी प्रॉपर्टी लूज हो गई। तो अब जो हमें प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल साल्ट है, और साल्ट एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कैसा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसके ऊपर याद रखना ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। न्यूट्रल बोलने का मतलब जितने उसमें प्लस आयंस होंगे उतने ही उसमें माइनस आयंस होंगे। तो प्लस यदि एक आयंस हुआ और माइनस एक आयंस हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया करते हैं, कहते हैं बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है सर, अब तो ब्लैक ही हो गई है, क्या ब्लैक हो गया बच्चे? अरे बच्चे यहां पर सब सही चल रहा है, आपको पता नहीं क्या इश्यूज आ रहा है बच्चे, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास। मैं दिखाता हूं आपको अपने ऐप पर। ये देखो बच्चे मेरे मोबाइल में चल रहा है और आप कह रहे हो कि सर ब्लैक हो गया। तो बच्चे आपके नेटवर्क में कुछ इश्यूज होगा। ये देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, सब चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। वो भी 240 पिक्सल पर देख रहा हूं और वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हो बच्चे, अपना नेटवर्क चेंज करो, एक बार रिफ्रेश कर लो आप अपने आप को। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं आई, देखो मोबाइल में यहां दिखाई दे रहा है, ये देखो मोबाइल में, ये देखो मोबाइल में दिख रहा होगा सबको। चलिए भाई, एक बार देखना, बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं क्लियर चल रही है।
वो क्लियर चल रहा है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग 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 बफरिंग। देखो आज लोग बोल रहे हैं सही चल रहा है। अरे मोबाइल में तो ये देखो इधर सही चल रही है मेरे। हाँ। चलिए बच्चे, जिसके मोबाइल में ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, वो एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? एक बार रिफ्रेश कर लो तो हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गया होगा, या हो सकता है आपके वहाँ नेटवर्क का इश्यूज होगा। यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। मैंने आपको मोबाइल में भी दिखाया है, देखो मेरा मोबाइल है, उसी ऐप को मैंने खोल रखा है जिस ऐप में आप सभी लोग पढ़ रहे हो, और यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ना तो कोई साउंड इशू है और ना ही इसके अंदर कोई स्क्रीन का इशू है। चलिए, तो ये बातें याद रखना आप लोगों को। ये चौथी प्रॉपर्टी है। तो ये एसिड की जो थी वो केमिकल प्रॉपर्टी थी, रासायनिक गुण थे। अब एसिड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों देख लिए। एसिड का यूज जो हम पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। मैं एसिड और बेस दोनों के एक साथ यूज बताऊंगा, ठीक है? एसिड और बेस दोनों के एक साथ यूज कराऊंगा। आज हम पढ़ते हैं बेसिक की, किसके? बेस की। अब हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चे, वो नोट करेंगे कि बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे इसके बारे में कि जितने भी हमारे बेस होते हैं, चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, आप याद रखना। बेलन में क्या है? देखो, ब से बना बच्चे बेस, ल से बना लाल, और न से बना नीला। मतलब वहां मैंने आपको याद कराया था अनिल, और यहां मैं आपको याद करा रहा हूं बेलन। तो बेलन में आप लोगों को याद रखना है कि बेस वो होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में बदल देते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, इसकी पूरी कहानी कल मैंने आप लोगों को बताया था। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। नीले में बदल देते हैं, ठीक है बच्चे? ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हुआ बेस प्लस वाटर। तो याद रखेंगे, बेस और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ये बात आपको याद रखनी है। जितने भी हमारे बेस होते हैं वो वाटर के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। अरे भाई, ये कौन ही ऐसे मैसेज भेज रहा है? अर्पित कह रहा है सर नहीं चल रही है, ब्लैक स्क्रीन है। अरे भाई, यहां से देखो सब चीजें चल रही है, अब आपके वहां नहीं चल रही है तो क्या बताऊं मैं? आप बताओ। सर रिफ्रेश भी कर लिया है बट नहीं हो रहा है। अरे बच्चे, एक बात बताओ यार, अब यहां से जब चीजें क्लियर चल रही है तो आपके ऐप में, आपके मोबाइल में क्या इश्यूज है वो हमें नहीं पता, हम कैसे बताएं? बताओ। अशोक कह रहे हैं सर नहीं चल रहा है। अरे बच्चे, एक बार क्या करो, आप ऐप से बाहर आओ
और ऐप से बाहर आने के बाद फिर दोबारा उस ऐप पर जाओ, वो अपनी आप रिफ्रेश हो जाएगा और फिर दोबारा उसको खोलो, सब चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेगी आपको। अच्छा, बंद करके ओपन करने के बावजूद भी नहीं चल रहा है। अब देखो, एक सलमान मैसेज भेज रहा है, क्लियर है सर। अब बताओ अब क्या। चलिए, नेहा जी कह रहे हैं कि सही हो गया, ठीक हो गया है। चलिए, कोई बच्चा कहता है कि सर नो प्रॉब्लम। देखो बच्चे, कुछ के मोबाइल में ऐसा हो सकता है, कुछ नेटवर्क में इश्यूज होने की वजह से, एक तो आज का मौसम भी थोड़ा सा अजीब सा है, तो हो सकता है कि नेटवर्क में इश्यूज होने की वजह से हो सकता है कि आपके मोबाइल में कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहा हो। तो मैंने बोला कि एक बार आप रिफ्रेश कर लो या बंद करके चालू कर लो, वो पूरे मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर लो और फिर दोबारा ऑन करो, देखना वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसा हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कब क्या दिक्कत आ जाए ये किसी को नहीं पता। चलिए भाई, तो ये मैंने आप लोगों को बेस के बारे में ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखाई। तीसरी की बेस जो होते हैं वो वाटर के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे सभी लोग, बेस आर सोपी इन टच। क्षार छूने पर साबुन के जैसे चिपचिपे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, साबुन से जब आप नहाते हो, आपने साबुन से देखा होगा जब आप नहाते हो तो साबुन का झाग लेकर के जो उसका चिपचिपापन आपको दिखाई देता है, वैसा ही बेसिक नेचर होता है। ऐसा ही क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको बेस से रिलेटेड याद रखनी है। किससे रिलेटेड? बेस से रिलेटेड याद रखनी है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पर, और इस प्रॉपर्टी को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे एक साथ। ध्यान से इस चीज को सुनेंगे कि कुछ एसिड, कुछ क्या, मैक्सिमम एसिड ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बेस यानी क्षार, ऐसे बेस जो वाटर में पानी में घुलनशील, ऐसे बेस जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको बोला जाता है एल्केलाई। एल्केलाई या इनको बोलते हैं क्षारीय या क्षारक बोलते हैं। क्षारक, तो याद रखना, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन बेस को बोला जाता है एल्कली, या उनको एल्केलाई बोलते हैं, या उनको अल्कली बोल देते हैं। तो सारे के सारे नहीं, जैसे, तो यहाँ एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करेंगे सभी लोग, नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट को। ऑल एल्कली are base, but all base are not
अल्कली। मतलब ये हुआ सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि सारे के ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उनको हम बोलेंगे अल्कली। तो याद रखना सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब जब सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं, बट जितने भी वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे बेस वो तो अल्कली होंगे। तो अल्कली तो डेफिनेटली बेस होंगे, बट सारे बेस अल्कली नहीं होंगे। उसी चीज को मैंने यहां पर नोट डाउन किया है। अब याद रखना जो बेस अल्कली होते हैं, जो बेस क्या बन जाते हैं, अल्कली बन जाते हैं, उनके मैं नाम याद रख रहा हूं कि जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में जो सॉल्युबल होता है वो है NaOH, वो है MgOH होल ट्वाइस, उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये सारे के सारे एल्केलाई हैं। याद रखना ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, एल्केलाई हैं। बट एक ऐसा मैं आपको बेस बता रहा हूं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, उसका नाम क्या है बच्चे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस। याद रखना ये क्षारक नहीं होता। उसको मैं वहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा कि FeOH होल ट्वाइस ये क्षारक नहीं होता, ये क्षारक नहीं होता। याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। सर क्वालिटी 220 पर चलती है, क्लियर है, क्लियर। अरे देखो भाई आप लोगों को ही पता नहीं कितने इश्यूज आते हैं इसी क्लास में। कोई कह रहा है कि चल नहीं रहा है, कोई कह रहा है ऐसे चल रहा है, कोई कह रहा है। भाई एक बात बताओ कि मैं आप लोगों के कमेंट को, यदि आप लोगों के सारे कमेंट को यदि मैं केवल देखता रहूँ ना तो केवल कमेंट को देखने में ही मेरा 45 मिनट का समय निकल जाएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा क्या यदि आपके कमेंट को ही देखूंगा तो केवल, तो आपका सिलेबस तो पूरे साल भर चलता ही रहेगा लेकिन फिनिश नहीं होगा। तो मुझे आपके कमेंट पर तभी ध्यान देना है कि जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, बातें समझ में नहीं आ रही हो। हर समय मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं मैं, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि सर क्वालिटी सही नहीं आ रही है, कोई कह रहा है सर मेरे ऐप में नहीं चल रहा है, कोई कह रहा है 220 पर चल रहा है, कोई कह रहा है 240 पर चल रहा है। ठीक तो है लेकिन पता नहीं ये क्या क्या लिख रहे हैं। चलिए चले भाई मैं हाँ मैं कोई बात नहीं। चलिए तो इतना पॉइंट आप सभी लोगों को याद रख लेना है किससे, बेस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखा, अब बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिक की प्रॉपर्टी वैसी ही होती है जैसे एसिड के साथ होती है। किसके साथ, एसिड के साथ। अब जैसे मैं बेस की बात बताऊं कि बच्चे यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ बेस कितने टाइप के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली बेस को भी हमने दो भागों में ही बांटा है। एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल, जिस तरह से हमने एसिड को डिवाइड किया था उसी तरह हम बेस को भी डिवाइड करेंगे। और दूसरा है हमारे पास वीक बेस यानी दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार।
दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो बोलेंगे बेस्ड आर टोटली डिसोसिएट इन वाटर। वे क्षारक जो पानी में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। मतलब ऐसे बेस जिनको वाटर के साथ मिक्स करने पर, सर बैक स्लाइड रिपीट कर दीजिए। अरे विवेक जी, पीछे वाली स्लाइड को मैंने 2 बार रिपीट किया, फिर भी आप कह रहे हो कि सर रिपीट कर दीजिए। लो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला कि बेस, ध्यान से सुन लेना विवेक जी, आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बेस, ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, उन बेस को बोलते हैं एल्कली या उन्हें बोलते हैं क्षारक। बट एक बात आप लोगों को याद रखना है कि सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कली बोलेंगे, बट जो बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते उन्हें केवल बेस ही बोलेंगे, उन्हें एल्कली नहीं बोलेंगे। तो वाटर में अधिकतर बेस सॉल्यूबल होते हैं। उनके एग्जाम्पल दे रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्यूबल हैं, इसलिए इनको हम एल्कली बोलेंगे। बट आयरन हाइड्रोक्साइड की बात, फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक टाइप का बेस है, वो एल्कली नहीं है क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई। फिर एक मैंने सेंटेंस भी यहाँ पर लिखवाया कि सारे के सारे क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं। ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब जिसका पीछे वाला छूट गया वो एक बार उसको देख लेना बच्चे, वीडियो को बाद में, ठीक है। आपकी एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा तो ये एक पॉइंट भी नहीं होगा इस क्लास में, 1 घंटे के क्लास में। तो ये बात आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता दिया। अब जितने भी हमारे बेस होते हैं उन सभी के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये बात मैंने आपको बताया। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनके पास मोर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, मोर OH आयंस। एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। बट यदि हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस वो बेस होते हैं, बेस आर नॉट टोटली डिसोसिएट इन वाटर। ऐसे बेस जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वह क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं वीक बेस, उनको बोलेंगे दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार जो होते हैं उनके पास लेस OH नेगेटिव आयंस होते हैं। याद रखना। राहुल जी क्या करें सर, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या है बच्चे, क्या है आपका मैसेज, एक बार बताइए सर, ठीक चल रही है या देखिए गैंगवार जी बिल्कुल सही, ठीक चल रही है। राहुल जी आपने ये क्या स्पैम लिख दिया भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या है प्लीज बच्चे आपका क्या है, बताए जल्दी से।
अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे है तो बच्चे देखो, आपका हैप्पी बर्थडे तो इस तरीके से स्पैम करने से कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग एक बार शुरुआत में बोल देते कि भाई आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। तो भाई चलो भाई, यदि आपका हैप्पी बर्थडे है तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप जल्द से आप जिस मंजिल की तरफ आप बढ़े हो वो मंजिल आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, इस ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं इसके, तो इसके एग्जाम्पल हैं बच्चे, सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसके बाद आयरन हाइड्रोक्साइड, इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ऐसे और भी हमारे कई टाइप के बेस होंगे। तो ये हमारे हो लिए बेस, ये हमारे क्या हो लिए बच्चे, बेस। तो पहले हमारा था एसिड और ये हमारा था बेस। तो एसिड और बेस की ये प्रॉपर्टी है। कुछ इनकी मैं केमिकल प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्षार के गुण। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एज इट इज सेम है जो एसिड और बेस के साथ थी। 2 मिनट, आपकी क्लास है यहाँ हाँ मेरी है, 2 मिनट का है बस, 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। बेस की बात यदि हम करें तो सबसे पहला जो हमारा बेस होगा, ऐसे मैं बोलूँगा कि जितने भी हमारे बेस होंगे, यदि उन बेस को किसी हम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, किसके साथ रिएक्ट करा दें बच्चे, मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो याद रखना सभी लोग, ये भी सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात यदि हम करें तो मैंने ले लिया एक बेस NaOH, एक बेस ले लिया NaOH, और NaOH में, अच्छा बेस को, जो बेस है हमारा, दूसरा ले लेते हैं हम यहां पर बच्चे, मैंने ले लिया जिंक, ये लो जिंक ले लिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम जिंक की रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 और प्लस इसके साथ H2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। मतलब ये एक प्रकार का सॉल्ट है, ये एक टाइप का लवण है। तो देखो भाई यहाँ पर ये है हमारा एक प्रकार का बेस यानी क्षार, और ये है हमारा धातु, ये है हमारा धातु। तो याद करो वहाँ एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, और यहाँ हमारा जो बेस है वो भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है भाई। बैक स्लाइड में क्या है, कुछ नहीं है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि यदि हम किसी बेस को, बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। यदि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के ये फिर से सॉल्ट और ये किसका, वाटर का निर्माण करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल की बात बताऊं तो मान लो कि हमने बेस ले लिया यहाँ पर NaOH, और यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर सॉल्ट बनेगा Na2CO3 और प्लस में H2O इधर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O, सॉरी H2O बच्चे वेपर है, H2O। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। सर Na भी, अच्छा Na भी इसलिए नहीं होगा क्यों नहीं होगा, इसलिए देखो बच्चे यहाँ भी हमारे पास सोडियम है, और यदि यहाँ भी हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम के साथ कंबाइन होकर के कोई नया फॉर्म थोड़ी ना बनाएगा।
एक बात मुझे बताओ, सोडियम सोडियम के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। अब कहोगे सर क्यों, सोडियम सोडियम के साथ कंबाइन होकर के कोई नया फॉर्म थोड़ी ना बनाएगा, वो तो सोडियम ही रह जाएगा ना, इसलिए सोडियम नहीं, मैंने जिंक ले लिया है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात, दूसरी एक और सबसे बड़े, सोडियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब फिर से बफरिंग चालू हो गई, तो भाई अब कुछ नेटवर्क ही इशूज हो सकता है, या आप लोग झूठी बोल रहे हो आधे बच्चे, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, यहाँ तो चीज़ें सारी क्लियर चल रही है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं भाई, आज की क्लास का टाइम भी हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो कल इसके आगे हम पीएच स्केल से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एसिड और बेस की और भी कई सारी बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बच्चों।